Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. 16th अगस्त का एनालिसिस करेंगे. आई होप आप सब बढ़िया हो, ठीक है. कमेंट्स में बता दिया करो यार कैसे हो, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू logiri.in. वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आपके, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स जून के इनकम्प्लीट हैं. येस बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द लैपटॉप. पहले लैपटॉप में इशू आ गया, फिर मैं बीमार हो गई थी एंड देन आई हैड टू ट्रैवल समवेयर. तो अब आई थिंक आई विल बी डूइंग थिंग्स द राइट वे. तो जून का आपको सेकंड पार्ट कल तक आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है. और थर्ड पार्ट भी इसी वीक में मैं डाल दूंगी. तो आपके मई और जून के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं. करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं. यहाँ पर आप 4 to 5 आवर्स में तो नहीं, 6 to 8 आवर्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. जो अगर आप ये देख लेंगे तो आपका फुल मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है ना. ये ₹300 पर मंथ का है इसमें. बट अगर अभी आप कोड लगाएंगे एजुगिरी 50 तो आपको ₹50 ऑफ मिल जाएगा एंड यू विल गेट दिस फॉर ₹250 ईच, ठीक है. तो अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हैं आप कर सकते हैं. वहीं पर करंट अफेयर्स के MCQs प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थे, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हैं. जून के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आ गए हैं. सिमिलरली आपको सभी के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सबके आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, राइट. तो जाइए logiri.in पर. जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं करंट अफेयर्स के, ये ₹200 के अवेलेबल हैं आपको, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. Will return with a report card in 2024, मोदी says at Red Fort. ऐसा क्यों बोला? बिकॉज 2024 के अंदर जनरल इलेक्शंस है, मतलब दोबारा से इलेक्शंस होंगे. तो ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं रिटर्न करूंगा, आई विल कम बैक, ठीक है. तो इसमें हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. ऑन इंडिपेंडेंस डे स्टालिन सीक्स ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन बैक टू स्टेट लिस्ट. हु इज स्टालिन? MK स्टालिन कौन है? MK स्टालिन इज द CM ऑफ तमिलनाडु. ही इज द CM ऑफ तमिलनाडु. Tamil Nadu, why was Tamil Nadu in news? Because Tamil Nadu is asking for NEET exemption कि हमारी स्टेट में नीट जो है, जो कि मेडिकल कोर्सेज में जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है, उसके एग्जम्पशन दी जाए हमें, ठीक है ना. और वो ऑब्वियसली नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल कोर्सेज के लिए, तो वो एजुकेशन में आता है. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, ठीक है. क्योंकि देखिए सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है. तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं. तो उसके अंदर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे लॉ बना सकते हैं उसको यूनियन लिस्ट का नाम दिया गया है, जिस पे स्टेट बना सकते हैं उसको स्टेट लिस्ट का नाम दिया गया है. और एक ऐसी लिस्ट भी रखी है जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं, जिसको इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट कहा हुआ है. इसमें बोथ कैन मेक लॉज, ठीक है, स्टेट भी और वो भी. अब यहाँ पर क्या है कि जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो किसी ज़माने में वो एजुकेशन का सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, बट अब जो है कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है. ये हमने कल भी बात करा था. कब गया? ड्यूरिंग इमरजेंसी. जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो क्या हुआ, जो एजुकेशन था वो कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया. और ड्यूरिंग इमरजेंसी क्यों तो हुआ? तो विदाउट डिबेट, ठीक है, विदाउट डिबेट ये ऐसा हो गया. समझ रहे हैं आप जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं किसके बीच में? सेंट्रल स्टेट के बीच में. और कुछ सब्जेक्ट है जिसपे बोथ कैन मेक लॉज, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चीज पे लॉ बनाया हुआ तो वो प्रिवेल करेगा, ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है. एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कौन से लिस्ट में आती है? नाउ कौन से लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है ना. ये हम लिख लेंगे इज पार्ट ऑफ, यहाँ पर आप सेपरेटली लिख लीजिए, ठीक है ना. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एजुकेशन वॉज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, इट वॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी. अगर आपने कल ये नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे वॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट इट वॉज मूव्ड टू, इट मने वॉज मूव्ड मतलब एजुकेशन वॉज मूव्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट by Indira Gandhi government during emergency, by Indira Gandhi government during emergency, by Indira Gandhi government ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है जी. तो ये जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो हमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है न्यूज़पेपर में कि भाई किसका पार्ट है. अब हमें पता होना चाहिए कि ये किसका पार्ट है, ठीक है. ओके,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। HC बैट्स फॉर एनिमल्स राइट टू लिव विदाउट फियर ऑर्डर्स रीलोकेशन ऑफ 495 फैमिलीज नियर तमिलनाडु टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे क्या है, एनिमल्स के पास रहोगे तो एनिमल्स भाई आ भी जाते हैं। एनिमल ह्यूमन जब आमने सामने होते हैं तो बेचारा एनिमल मरता भी है, गोली चला देते, कुछ भी। तो अब एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि तुम ये जगह छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, मदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, एनिमल्स। नाउ यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बनता है कि भैया ये है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है। चलो हमने आंसर इसका लिख लिया कि तमिलनाडु में है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है वाई इन न्यूज। बहुत बच्चे पूछते हैं वाई इन न्यूज, विन का मतलब है कि न्यूज में क्यों आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनिमल्स राइट टू लिव विदाउट फियर और रीलोकेशन ऑफ फैमिलीज फॉर एनिमल्स टू लिव विदाउट फियर। ठीक है ना, ताकि जो एनिमल्स हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व भैया कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर का। कुकीज फ्रॉम म्यांमार नेवर कॉज ट्रबल इन मिजोरम। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए बेसिकली क्या हुआ, मणिपुर के अंदर राइट्स हुए। ठीक है ना, अभी भी बीच बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस वहाँ होती रहती है। तो वहाँ पे किसके बीच में, कुकीजन कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी के बीच में जो है ये राइट्स हुए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेती के स्पेलिंग चेक कर लेना, कुकी और मेती जन कम्युनिटी के बीच में राइट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस बताए गए। ठीक है ना, अब इसके अंदर कहा गया कि कुकी जन कम्युनिटी जो है वो म्यांमार से, ठीक है ना, म्यांमार में भी इनके लोग रहते हैं कुकी जन कम्युनिटी के, और क्योंकि म्यांमार के अंदर कू हो रखा है, कू मतलब फोर्सफुली ओवरथ्रोन गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट लोगों ने चुन कर बिठाई थी अपने लिए, ठीक है, उसकी जगह मिलिट्री जो है वहां पर आ गया। आज भी हम इसके बारे में आर्टिकल पढ़ेंगे। तो लोग वहां से भाग रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मिलिट्री जो है कहीं ना कहीं अटैक करती रहती है, एयर से कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स होती रहती हैं। तो अब यहाँ पर अमित शाह ने बोला कि मणिपुर के अंदर वन ऑफ द रीजंस इज कुकी जिन कम्युनिटी जो है, जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं उनको आने दे रही है, उसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह वो लोग भी हैं जो कुकीज आ रहे हैं फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटरिंग होम मिनिस्टर Amit Shah's statement in Parliament last week that cookies from Myanmar contributed to the present ethnic tension in Manipur. के वनलवेना और राज्यसभा मेंबर फ्रॉम मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे अमित शाह ने क्या कहा है, टेंशन कहाँ पे क्रिएट करी है, मणिपुर में। मिजोरम वाले सेड दैट दो हिज स्टेट हैज शेल्टर्ड मोर देन 40,000 रिफ्यूजीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री सिंस 2021 दे हैड नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इल्जाम है कि मणिपुर के अंदर टेंशन क्रिएट करी है, बट जो मिजोरम का MP है वो कह रहा है कि भैया मिजोरम में कुछ इन्होंने नहीं किया है। और कुकी जैन कम्युनिटी कहाँ पर भी है, इंडिया में तो है ही है, ये म्यांमार के अंदर भी है। और अमित शाह ने बोला था कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कि जो कुकी जैन कम्युनिटी म्यांमार से आ रही है और यहाँ पर सेटल हो रही है, वो भी कॉज ऑफ प्रॉब्लम है कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। वो मिजोरम वाला कहता है हमारे यहाँ पे बैठे, बट हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। चलिए आगे, बस ये हमें पता होना चाहिए, नोट कुछ भी नहीं करना है। LG फैसिलिटेट्स आजाद हिंदू फौज वेटरन। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना कहाँ के हैं, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, फैसिलिटेटेड R माधवन, अ 98-year-old फ्रीडम फाइटर एट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन राजनिवास। मिस्टर माधवन वॉज अ रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड फंड रेजर फॉर आजाद हिंद फौज अंडर सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये निकल सकता है कि आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसका नाम क्या था, आता ही है। अब यहाँ पे ही जॉइंड द आजाद हिंद फौज एट द एज ऑफ 18, हिज फैमिली हेल फ्रॉम तमिलनाडु शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, सेड राजनिवास ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या किया गया, LG फैसिलिटेट्स दिल्ली, लिखेंगे दिल्ली LG फैसिलिटेट्स, नॉट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट्स मतलब आजाद हिंदू फौज वेटरन। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट उनका नाम लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर R माधवन है या माध्यन है, एक मिनट, हमें रिमूव करना पड़ेगा, माधवन है, माधवन। ठीक है,
freedom fighter, I mean was recruitment, एक minute sorry, was recruitment was recruitment officer and fundraiser for Azad Hind Fauj under Subhash Chandra Bose. ठीक है, he joined Azad Hind Fauj at the age of 18 years. ठीक है, so this guy who's 98 now, he was the one who was involved in recruitment. जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी उस टाइम पर अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए, तो उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट ऑफिसर और फंड रेजर थे. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसका नाम क्या था, आज़ाद हिंदू फौज. हिंद फौज था, हिंदू क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे हिंदू लिखा हुआ है, हिंद फौज है. ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना यार, मेरे ख्याल से आज़ाद हिंद फौज है जहाँ तक मैंने इतनी बार पढ़ा है. ठीक है, चलिए, राजस्थान अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम टू बेनिफिट 1.10 करोड़ पीपल. राजस्थान की बहुत सारी स्कीम्स आ रही है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पर. द अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम लॉन्च बाय कांग्रेस गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अन्नपूर्णा. देखिए जहाँ पर भी अन्नपूर्णा टर्म यूज होगी, अन्न मतलब खाने का, ग्रेन अन्न. ठीक है, तो मतलब खाने की फूड स्कीम है. ठीक है, ये क्या है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम. ठीक है, अब यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये है कुछ हमें नहीं, राजस्थान की स्कीम है. हमें ये बस जब कोई स्कीम स्टेट की स्कीम आ जाए ना, और वो इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कहाँ की स्कीम है और क्या करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है, द स्कीम इज प्राइमरली मेंट फॉर द फैमिलीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है ना, क्या लिखेंगे, प्राइमरली, स्कीम मेंट primarily for scheme for national for families covered under National Food Security Act, that is NFSA. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द एलिजिबल बेनिफिशरीज विल गेट द अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स एवरीवन फ्रॉम देयर फेयर प्राइस शॉप्स. बेनिफिशरीज टू गेट पैकेट्स एवरी मंथ. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अब देखो यार ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम स्टार्ट हुई है, कहाँ की है, राजस्थान की है. ठीक है, ये जो हम नोट कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा नोट कर रहे हैं अपनी समझ के लिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फोर्थ है जो हम लिखने वाले कि इस पैकेट में क्या क्या है, 1 kg दाल होगी, वुड कंटेन, यहाँ पे लिख लो डू नॉट लर्न, DNL करके लिख लो इसको, डू नॉट लर्न. तो इसके अंदर क्या होगा, 1 kg ग्राम होगा, 1 kg ग्राम पल्सेस होंगे, शुगर होगी, सॉल्ट होगा. ठीक है, ऑयल होगा, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये पैकेट के अंदर फूड आइटम्स होंगी, तो हमें बस यही पता होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है कि हमें सेकंड पॉइंट में से क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, अब यहाँ पे MP चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस हाउसिंग स्कीम फॉर द पुअर. अब दोबारा आ गया क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस डे था, यहाँ पे भी इलेक्शंस, जहाँ पर इलेक्शंस का सीन है. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर द पुअर लेफ्ट आउट ऑफ. अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इसके बारे में आज ही हम नीचे पढ़ेंगे फॉर श्योर. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं आवास प्लस योजना लेकर आ रहे हैं. ठीक है ना, आवास प्लस, ठीक है, घर आवास. तो आवास प्लस योजना जो है वो किसकी योजना है, आवास प्लस योजना जो है मध्य प्रदेश की है. ठीक है, मध्य प्रदेश. ठीक है, क्या है, अ न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर द पुअर लेफ्ट आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, लेफ्ट आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है ना, उन न्यू हाउसिंग स्कीम उन लोगों के लिए है जो सेंटर की गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं कवर हो पाए. कौन सी सेंटर की गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, दोबारा से क्यों लिखना है नीचे हम डिटेल में लिखेंगे. ठीक है,
अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले क्या बोल रहे हैं, सेट दोज अक्यूज इन केसेस ऑफ रेप, मोलेस्टेशन एंड अदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स विल बी बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पे क्या है, अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब एलिगेशंस, मतलब एलिगेशन, इल्ज़ाम भी लगा हुआ है, अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, इल्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे हैं। उसके बाद द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना टू प्रोवाइड पेंशन टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, अभी स्टेट की स्कीम्स है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अरे स्टेट की न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटा, PYQs उठा के देख लो। ठीक है, वहां पर जब स्टेट की स्कीम पूछी जाती है ना, तब तुम कहते हो अरे ये कैसा क्वेश्चन है, आती है तभी करवा रही हूँ, लिखने का मुझे भी शौक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे छत्तीसगढ़, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्कीम्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्कीम्स और स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, CM says accused of accused CM says anyone accused of rape, molestation, any other crime against women barred from government jobs। ठीक है, सेकंड, अब ये स्कीम कौन सी लॉन्च हुई है, अब ये ध्यान से लिखने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन शायद ना आए, क्रॉस कर रही हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से लिखते हैं। क्या है, मुख्यमंत्री मतलब CM, मुख्यमंत्री निर्माण, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता, सहायता योजना, सहायता योजना। ठीक है, अब ये जो योजना है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, प्रोवाइड पेंशन स्कीम, प्रोवाइड पेंशन टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग पेंशन टू, क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड पेंशन टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, केरला लाइकली टू फेस ड्रॉट ड्यू टू डेफिसिट मॉनसून। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, केरला के अंदर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, जितनी एक्सपेक्टेड रेनफॉल है उतना नहीं आ रहा है, ये हमने अपने दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम अपने कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैव रेलेवेंस। अब यहाँ पर देखिए, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि कुछ 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, इंडेक्स आए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर गरीबी, पॉवर्टी कम हुई है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट है देख लेते हैं। अ रीसेंट रिपोर्ट बाय नीति आयोग ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी शोज दैट द परसेंटेज ऑफ द पुअर हैज गॉन डाउन फ्रॉम 25% in 2015-16 to 15% in 2019-21 and around 135 million people were lifted out of poverty during this period। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी ये रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा मल्टी। अब यहाँ पर हम जो टाइटल है वो पॉवर्टी इन इंडिया करके दे देते हैं, पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, या एक मिनट ऐसे लिखते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया, लिख देंगे इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहला पॉइंट हम नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, कौन सी आई है, रिपोर्ट बाय नीति आयोग, रिपोर्ट बाय नीति आयोग ऑन मल्टी डायमेंशनल। अब बहुत बच्चों ने तब भी नोट किया होगा, जिन्होंने किया हुआ है वो याद करने की कोशिश करें इसको। पॉवर्टी शोज दैट परसेंटेज ऑफ पुअर डाउन फ्रॉम 25% in 2015-16 to 15% in 2019-25। ठीक है, अब इसके अंदर 135 मिलियन पीपल
were lifted out of poverty during this period. ठीक है ना. 135 million, कितने, 135 million people were lifted out of poverty during this period. ठीक है, तो ये नीति आयोग ने बोला. उसके बाद एक और जो है इंडेक्स आया, ठीक है, वो क्या है, ग्लोबल, कौन सा है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2023. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये किसकी रिपोर्ट है? सबसे पहला तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा. ऑफ UNDP, दैट इज United Nations Development Program, and OPHI, that is Oxford Poverty and Human Development Initiative. ठीक है, shows that incident of decline, shows that multi-dimensional poverty index. अब ये फिगर्स क्या याद करनी जरूरी है मैम? यस बिल्कुल. इंडेक्स डिक्लाइंड बाय, मैं पहले ही यहाँ पर ये मूव कर रही हूँ, मार्क हाईलाइट कर रही हूँ, declined from 27.5% in 2015-16 to 16.2% in 2019-21. ठीक है ना. ये दो रिपोर्ट्स आए. अब क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? ठीक है, what is multi-dimensional poverty? An index that measures the percentage of households in a country deprived along 3 dimensions: monetary poverty, पैसा नहीं है, education मिल रही नहीं है, basic infrastructure services, to capture a more complete picture of poverty. तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि फाइनेंस कैसे है, क्या एजुकेशन मिल पा रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है. इसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि गरीबी कितनी है, कितनी नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द इंडेक्स इज की इंटरनेशनल सोर्स दैट मेजर्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज. इट वाज लॉन्च इन 2010. द MPI monitors deprivation on 10 indicators spanning health, education, standard of living, include both incidents. तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जाती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मिल पा रही है या नहीं. तो ऑर्डर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो है वो ज्यादा बेटर है. कि कंजम्पशन, कि एक परिवार का कैसे पता चलता है कि वो गरीब है या नहीं? अरे देखो, जिसके पास पैसा होगा वो अपने बेसिक्स तो अच्छे से कवर करेगा, जो चीजें चाहिए वो खरीदेगा ही खरीदेगा. तो अगर वो खरीद पा रहा है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये गरीब नहीं है. बट अगर कोई गरीब है वो ऑब्वियसली बेसिक्स नहीं खरीद पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो कंजम्पशन बेस्ड एस्टिमेट्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं. तो पढ़ते हैं. द एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड यूजिंग द तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी शो ओवर अ 7-year period between 2004 to 5 and 11 and 12 that the number of poor came down by 137 million despite an increase in population. According to Rangarajan Committee methodology, the decline between 2009-10 is 92 million, which is 46 million per annum. For a decade, it will be larger than the global MPI. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बेस्ड इंडेक्सेस हैं पॉवर्टी जिसमें से निकाली जाती है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं. They were so poverty based on income और consumption is different from deprivation based on education और health. तो ये कह रहे हैं कि ये वाले जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सेस होते हैं जिनकी हम डेफिनेशन फॉर श्योर लिखेंगे यहाँ से. ठीक है, मैं यहाँ पे ही लिखवा रही हूँ, आप अपना पॉइंट इसको बना लीजिए, थर्ड पॉइंट बना लीजिए. ठीक है, अपने नोट्स में ये थर्ड पॉइंट बनेगा. तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि भैया थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि जो MPI होता है, MPI monitors deprivation मतलब जिस चीज को डिप्राइव्ड है कि वो नहीं है, इन 10 इंडिकेटर्स स्पैनिंग हेल्थ,
एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना, वो वो कंज्यूम ये नहीं देखते कि कितना एक्सपेंडिचर कर पा रहा है एक परिवार, वो देखते क्या इनको ये सब चीजें मिल रही हैं या नहीं। MPA मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, 10th कस्टमरी, ठीक है, 1947 में हम आज़ाद हुए। अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया वॉज ओवरकमिंग द ills of 1000 years of slavery, we are now towards 1000 year of golden era। ठीक है, ये हमें नोट नहीं करना, बस तुम्हें पढ़ाना होता है, मुझे निकालना होता है तुम्हारी नज़रों में से, बहुत ज़रूरी है ये भी। द लेटेस्ट NSO डाटा शोइंग रिटेल इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के हम कंपैरिजन करें फूड कई या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चाहे मेडिसिन है, फूड है, अगर उसके अंदर रेट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो हम कहते हैं भैया इन्फ्लेशन का दौर आ गया है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब भाई प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वो कह रहे हैं सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक है, वेजिटेबल सब ग्रुप रजिस्टर्ड एप्रिशिएबल सीक्वेंशियल प्राइस गेन्स विद अनियंस, पोटैटो, कॉलीफ्लावर। ये सब कहीं ये फ्लड्स की वजह से होते नहीं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में फ्लड है उसकी वजह से भी हो सकता है, ये तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, बट येस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है। अगेन इसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा लिख देंगे तब हम अपने नोट्स में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जितनी मुस्लिम बहुत जो जहाँ पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस ग्रुपिंग का पार्ट है। और इन्होंने क्या कर दिया, OIC ने अ कोलिएशन ऑफ 57 मुस्लिम कंट्री सस्पेंडेड द स्टेटस ऑफ स्वीडन स्पेशल इन्वॉय। क्यों भाई? क्योंकि स्वीडन में कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहाँ पर? स्वीडन के अंदर कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्वीडन के अंदर, तो इसलिए कर दिया। तो इसमें हम लिख लेते हैं एक बारी, चलिए एक बारी के लिए हम लिखेंगे इसके अंदर। तो OIC दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, a group consisting of 57 Muslim countries suspended status of Sweden's special envoy। ठीक है, क्यों? कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स, ठीक है ना, इन स्वीडन। वहाँ पे कुरान बर्निंग के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसलिए स्वीडन के साथ इन्होंने ये किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पढ़ते हैं हम ये। ठीक है ना। द म्यांमार जुंतास एम्प्टी जेस्चर्स, ठीक है ना, म्यांमार का जुंता के एम्प्टी जेस्चर्स। अब म्यांमार के जुंता ने क्या किया? देखो म्यांमार के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, अब तो मुझे तुमसे मीनिंग पूछना चाहिए कि कू का मतलब क्या है। कमेंट्स में बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कू। म्यांमार में कू हुआ है, दैट इज जो गवर्नमेंट इन पावर थी, जो लोगों ने इलेक्ट करके गवर्नमेंट इन पावर लीडर बिठाया था, उसको फेंक दिया बाहर, और जुंता मिलिट्री जो है वो पावर में वहां पर आ चुके हैं। जुंता का नाम क्या है? मिन आइंग हलाइंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक जुंता का नाम अपने नोट्स में नहीं डाला है, जो मुझे पता है बहुत बच्चों के नोट्स में नहीं होगा जिन्होंने अभी अभी सेशंस देखने स्टार्ट करें, तो प्लीज़ कृपया करके डाल लीजिए ये नाम अपने। क्या है? जनरल मिन आयोंग हलाइंग। ठीक है ना। अब ये जो जनरल हैं ये रूल कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए म्यांमार के अंदर जो लोग हैं वो मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, मिलिट्री के हाथ में भी पूरा देश नहीं है। ठीक है, बट अब जो जुंता है, जो मिलिट्री का जुंता है, लोगों से फेवर लेने के चक्कर में उसने जो मेन इनकी लीडर थी सांग सू की, इसको जेल में डाला हुआ था, इसकी जो सज़ा है वो कम कर दी है, इनको हाउस अरेस्ट में ले आए हैं वो। तो ये सब जो है ये कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे कावेरी वाटर शेयरिंग इशू के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये पढ़ लेते हैं। ऑन August 14 तमिलनाडु गवर्नमेंट सॉट द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन टू मेक कर्नाटका इमीडिएटली रिलीज 24,000 cubic feet per second from its reservoirs and ensure the availability of specified quantity of water at Biligundlu on the interstate border for the remainder of the month।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं ये तुम्हें लिखवा चुकी हूँ कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है ना, कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जो है, कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है? दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे कर्नाटका और इनके बीच में हो रखा है कि भैया कितने पानी इतना छोड़ना है, वो नहीं छोड़ा। इट ऑल्सो अर्ज द कोर्ट टू डायरेक्ट कर्नाटका टू इंश्योर द रिलीज ऑफ दिस मच एज पर, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर क्या है, इट ऑल्सो अर्ज द कोर्ट टू डायरेक्ट कर्नाटका टू इंश्योर द रिलीज ऑफ 36.76 TMC 1000 million cubic feet स्टिपुलेटेड फॉर सितंबर 2023 एज पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो मतलब इनका डिसाइड हो रखा है ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग कि कितना पानी छोड़ना है, वो रिफ्यूज कर दिया था कर्नाटका ने, तभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, क्यों रिफ्यूज करा? कर्नाटका कहता भैया केरला में कम बारिश हुई है और उसी की वजह से हमारे पास भी कम पानी आया है, तो हम आगे कैसे भेज दें, राइट। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट जो और मैं लिखवाना चाहती हूँ, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्योंकि क्यूसेक्स जो है बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, तो आपको इसकी फुल का पता होना चाहिए मेजरमेंट का। ठीक है, तो तमिलनाडु कर्नाटका का डिस्प्यूट है, इससे ज्यादा और हम डिटेल में नहीं घुसेंगे और घुसना भी नहीं चाहिए। आगे चलें। विच अमेंडमेंट एक्ट किकिंग इन उड़ीसा हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए हम फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं कि अमेंडमेंट हो गई है, जो डीम्ड फॉरेस्ट है अब उसको जो प्रोटेक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो ये पढ़ लेते हैं। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज सेंट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स अंडरलाइनिंग दैट इंडस्ट्री रिक्वेस्ट टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस नाउ ought to conform with amended forest act and that deemed forest as a category will cease to exist. Deemed forest is forest land that has not been notified as such by the center or states. The 1996 Godavarman verdict by Supreme Court enjoined states to bring in such unrecorded land that conform to the dictionary meaning of forest. अब इसकी एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा खुद भी समझने की कोशिश करा करो, मैं तो समझाऊंगी। नियरली हाफ ऑफ उड़ीसा फॉरेस्ट लैंड वाज डीम्ड फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा, द उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्डर लाइकली कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज अश्योरेंस टू अ पार्लियामेंट्री कमिटी दैट डीम्ड फॉरेस्ट वुड कंटिन्यू टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट वुड एंड अप एक्सेलरेटिंग द रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स दैट लैंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड। अब यहाँ पे क्या है, हैज आइडेंटिफाइड ओनली 6। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? देखिए डीम्ड फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट जो रिकॉग्नाइज नहीं है फॉरेस्ट। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बिकॉज हमारे पास इस फॉरेस्ट लैंड, सॉरी फॉर द वर्ब, इज फॉरेस्ट लैंड दैट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट। मतलब पेड़ पौधे वहां पे पूरे हैं, ठीक है, बट वो डीम्ड पर वो रिकॉग्नाइज नहीं है कि ये फॉरेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है, ठीक है, जो डीम्ड फॉरेस्ट है, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट जैसा है बट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इज फॉरेस्ट लैंड दैट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो वो भी प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, उसकी जजमेंट क्या आई थी? 1996 गोडावर्मन वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, कि भाई ये मतलब जो डीम्ड फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं है बट फॉरेस्ट जैसे लगते हैं, ठीक है ना, वो प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस बट अब क्या है, लॉ चेंज हो गया, अमेंड कर दिया है कि जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड नहीं होंगे मतलब कोई भी अगर उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस मतलब वहां पे कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो लगा पाएंगे। ठीक है, वो लगा पाएंगे। तो अब ये सारी बात जो है वो चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे जो है जो भी होगा वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। टू बी रियली फ्रैंक, ये वाली बात हमें पता है क्योंकि जो अमेंडमेंट है द फॉरेस्ट एक्ट 1980 नाउ रीनेम्ड एज वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ये जो लॉ है इसके तहत ये किया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब उड़ीसा के अंदर कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहें जो है वो ऐसी हैं जो डीम्ड फॉरेस्ट है, मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत कंट्रीज नहीं, बहुत स्टेट्स इसका अपोज कर रही हैं जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है कि ऐसा मत करिए। रशियन मेड स्लेथ फ्रिगेट्स
Russian made sled frigates delayed yet again, now expected in May October. So the war in Ukraine has caused further delay to the delivery of two Kivakor Talwar class sled frigates under construction for the Indian Navy in Russia. ठीक है ना, ठीक है. Russia delayed delivery of two Kivakor Talwar class sled frigates under construction for Indian Navy in Russia. वैसे इन रशिया रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है. ठीक है, दे आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी अकॉर्डिंग टू. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये आ रहा था, इसकी डील कैसे हुई, क्या हुई. डिले ड्यू टू वॉर. ठीक है जी. अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा. In October 2016, India and Russia signed an intergovernmental agreement for 4 sled frigates, after which a $1 billion deal was signed for direct purchase. The basic structure of the first 2 frigates were laying at Yantar shipyard in Russia and are now being finished. In November 2018, Goa Shipyard Limited signed a $500 million deal with Russia's Rosoboron Export for material design and specialist assistance to locally manufacture the other 2 frigates, and in January 2019, the contract was signed between Indian Defence Ministry and GSL. These 2 sled frigates are currently under construction at GSL and deliveries will be fixed according to the payment schedule. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टार्टिंग में, देखिए आपको इसको समझने की जरूरत है. पूरा फोकस ऑन द स्क्रीन, एक बारी पूरा फोकस ऑन द स्क्रीन, साथ साथ में लिख भी सकते हो, ऐसा कोई फोकस नहीं है कि आप स्क्रीन पर नहीं फोकस कर सकते हो वाइल राइटिंग. ठीक है, पहले देख लीजिए यहाँ पर. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डील्स हुई. ठीक है, इन 2016, साथ साथ में लिखेंगे, इन 2016 इंडिया एंड रशिया साइंड intergovernmental agreement for 4 stealth frigates. ठीक है, ये हमने 4 stealth frigates जो हैं, ठीक है, ये खरीदने हैं. $1 billion डील थी ये. ठीक है, ठीक है, यंतर शिपयार्ड इन रशिया जो था इस पे काम कर रहा था. ठीक है ना, ये हमें यहाँ से पता चलता है. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाएगा, यस बन जाएगा. अब यहाँ पे हमें 4 बनने, 2 तो जो है, ठीक है ना, 2 का जो काम है, 2 फ्रिगेट्स यहाँ पे लिख लो. 2 फ्रिगेट्स तो रशिया में बन रहे हैं जो यंतर शिपयार्ड में पड़े हैं और बन रहे हैं. ठीक है, उनकी डिलीवरी लेट हो गई. क्यों? क्योंकि भाई उनकी डिलीवरी इसलिए लेट हो गई क्योंकि वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में. अब इन 2018 एक और अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? 2018 अग्रीमेंट होता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको ये GSL बोल रहे हैं. साइंड $500 million डील विद रशियाज रोसोबोरोन एक्सपोर्ट फॉर किस चीज के लिए? फॉर मटीरियल डिजाइन एंड स्पेशलिस्ट असिस्टेंट्स टू लोकली मैन्युफैक्चर other 2 frigates. ठीक है ना. In 2019 contract signed between Indian Defence Ministry and GSL. समझते हैं इसको. देखिए क्या हुआ, इंडिया ने रशिया के साथ डील करी. कितने स्लेथ फ्रिगेट्स की? 4 स्लेथ फ्रिगेट्स की. 2 रशिया में बन रहे हैं.
ठीक है, उनकी डिलीवरी लेट हो गई। दो क्या जो है 2018 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रशिया वालों से डील करी कि भैया तुम मटेरियल डिजाइन स्पेशलिस्ट असिस्टेंट दोगे और हम ये इंडिया में बाकी 2 फ्रिगेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो गोवा वालों की हुई, फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील करी कि भैया हम तुमसे खरीद लेंगे ये, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब उसके अंदर जो है, जो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द टू बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय GSL। बहुत इजी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मनी की भी आ रही है, स्विफ्ट में से बाहर फेंक दिया था रशिया को, डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते तो रुपीस में, रूबल उनकी करेंसी है, रुपीस हमारी है, तो वो भी देखा जा रहा है, ठीक है। रशिया बीइंग शट ऑफ, इंडिया रशिया नाउ ट्राइंग टू सेटल पेमेंट्स थ्रू रूबल रशिया, हाउएवर गिवन द ट्रेड इम्बैलेंस रुपीस आर अक्यूमुलेटिंग कॉजिंग इश्यूज। अब यहाँ पे क्या इशू हो रहा है कि पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है हम ट्रेड करेंगे, तुम अपनी करेंसी में पे करो, हम अपनी में करेंगे, बट हम वहां से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं, वो हमसे कम ले रहे हैं, तो देयरफॉर उनके पास रुपीस जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो अब वो कह रहे हैं चाइना युआन में कर दो, चाइनीज करेंसी में, तो वो भी इशू है क्योंकि चाइना तो हमारा दोस्त नहीं है ना, हम उसकी करेंसी को क्यों बढ़ावा दें। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बिंदेश्वर पाठक who brought in public toilet revolution died, ठीक है ना। तो ही इज द सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर, सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर, ठीक है ना, कि लोग खुले में नहीं जाएं, जो ये रेवोल्यूशन लाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, विश्वकर्मा योजना सून फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ये हमने बजट वाले उसमें भी पढ़ी थी, जो बच्चे तब से फॉलो कर रहे हैं उनको पता हो, जो नहीं कर रहे उनको आज पढ़ा देंगे। देखो जब मैं कहती हूँ ना कि हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ओ मेरा मिस हो गया, तो वही यहाँ पे पढ़ लेंगे, दोबारा से आ गया, वो मैं उन बच्चों को याद दिला रही हूँ कि भाई जिसने पढ़ा है क्या उसको याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा योजना सून फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस टू द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर आर्टिसंस विश्वकर्मा योजना विद एन एलोकेशन ऑफ अप टू ₹15,000 करोड़ टू हेल्प स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट। मिस्टर मोदी ऑल्सो प्रोमिस्ड लोन्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, विश्वकर्मा योजना, ठीक है, इसके अंदर क्या किया है, एलोकेशन ऑफ अप टू $15,000 करोड़ टू, अब यहाँ पे इतना है, टू हेल्प स्किल डेवलपमेंट, अमंग द यूथ, टू हेल्प स्किल डेवलपमेंट अमंग द यूथ, ठीक है जी। एक तो इसके बारे में देखो, जब भी स्कीम आती है ना, स्कीम के अंदर बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई ये इसमें क्या होने वाला है, हम तो एक स्टेप आगे जा करके एलोकेशंस भी याद कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, यहाँ से कम है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वो क्या कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प फ्रॉम ड्रोन्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है ना, किस लिए यूज करे जाएंगे, टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, ठीक है। मिस्टर मोदी said the center was working with women SSG with the aim of creating 2 crore Lakpati DDs, working with central government, ये देखिए थर्ड पॉइंट बनेगा अलग से, एक मिनट रुको, ठीक है। SSGs would be given loan and training, ये लिखते हैं पहले, SSGs would be given loan and training for operating and repairing the drones, ठीक है। और इसके अंदर ये एक और स्कीम जो चला रहे हैं, क्या है, सेंटर was working with women's
SHGs, that is self-help group, with the aim of creating 2 crore Lakpati दीदीज इन विलेज। ये मतलब जिनके पास लाख के अराउंड पैसा हो, ठीक है, तो कहाँ पर विलेजेस में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस न्यू हाउसेस स्कीम फॉर अर्बन पुअर, ठीक है। जो अर्बन मतलब शहर में जो मिडिल क्लास है उसके लिए निकाल रहे हैं, अर्बन पुअर नहीं, मिडिल क्लास के लिए। ये हेडिंग में इन्होंने ऐसे लिख दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम टू हेल्प अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेज इन सिटीज। अंडर दिस प्रोग्राम दे विल रिसीव रिलीफ इन इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउस टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज। इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज आर ड्रीमिंग ऑफ बाइंग देयर ओन हाउसेज। वी आर कमिंग अप विद अ न्यू स्कीम इन द कमिंग years that will benefit those families that live in cities but are living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, he said। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बोल रहे हैं ये, ठीक है। पीएम हाउसिंग स्कीम, पीएम हाउसिंग स्कीम फॉर अर्बन पुअर और मिडिल क्लास families living in rented accommodations, rented houses, accommodation नहीं, rented houses और unauthorized colonies और chawls, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, किसके अंदर रिलीफ होगा, रिलीफ इन इंटरेस्ट rates and loans taken from banks to construct their houses, ठीक है ना। तो क्या प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, रिलीफ किस में दिया जाएगा, लोन्स जो बैंक में लेते हैं उसके इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ फायदा दिया जाएगा, कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। टू build their own houses, the government would assist them with relief in interest rate loans from banks that would help them save lakh of rupees. The government already has a scheme to address the housing shortage for the urban poor called प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने कहा था ना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं, सॉरी फॉर द वर्ब, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAYU, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है, ठीक है, किसके लिए था, एड्रेस द हाउसिंग शॉर्टेज फॉर अर्बन पुअर, लॉन्च्ड इन 2015। देखो जहाँ पे भी वर्ड अर्बन यूज होता है मतलब सिटीज, ठीक है, और जहाँ पे भी रूरल होता है मतलब वहाँ पे गांव, ठीक है। और गांव के लिए कौन से मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय, ठीक है, इसमें गांव वाली की डिस्कस नहीं किया हुआ है, करा था या नहीं करा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, इम्प्लीमेंटेड, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेड बाय कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटेड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस तुम्हारे नोट्स इतने दिनों से चेक नहीं हुए तो भेज दो, यू नो वेयर यू हैव टू सेंड login@gmail.com पे, ठीक है। PDF में फॉर्म में करना है, प्लीज इमेजेस मत भेजना, PDF भेजना और PDF को अपना नाम दे देना, ठीक है। आई वांट टू चेक, ठीक है। फिर हम वीडियो जो लाइव करते होते हैं वो करेंगे जिसमें मैं आपकी गलतियां निकालूंगी। पुअर शुड गेट यूरिया एट अ चीपर रेट सेज मोदी, ठीक है। यूरिया जो होते हैं क्रॉप में डालते हैं। द सेंटर हैज अलोकेटेड अ सब्सिडी ऑफ ₹10 लाख। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि हेल्प कर रहे हैं किसी भी वे में, मे बी दो चीज 1000 रुपीज की उसको 100 में प्रोवाइड करें या 500 में कर रहे हैं, तो दिस कैन बी द सॉर्ट ऑफ सब्सिडी दैट दे आर गिविंग। द सेंटर हैज allocated a subsidy of ₹10 lakh crore for providing cheaper urea to farmers, Prime Minister Modi said there on Tuesday during his Independence Day address. Mr. Modi said a bag of urea worth ₹3,000 in global market is being made available
available to farmers for just rupees 300, adding that the poor should get cheaper urea. He said that Mudra Yojana, with a budget of over 20 lakh crore, has provided opportunities for self-employment, business and ventures for the youth of the country. About 8 crore people have started new business, and each entrepreneur has provided employment to 1 or 2 individuals, he said. He said the internet is reaching the last mile in every village as we aspire to go for quantum computers. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स की बात करी है, तो हम नोट्स बनाएंगे. ऑन वन हैंड नैनो यूरिया, नैनो डैप आर बीइंग वर्कड अपॉन. इंडिया के खुद के यूरियाज जो है उस पर काम कर रहा है कि हम खुद से बनाने लग जाए ताकि हमें बहुत सस्ता मिले. टुडे द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऐप इज बीइंग बिल्ट विच विल वाइल वी एस्पायर टू बिल्ड सेमीकंडक्टर्स एज वेल. अब यहाँ पे देखो इतनी सारी स्कीम्स के बारे में बात कर लिया. सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है ना. स्कीम्स यहाँ पे हम लिख लेंगे स्कीम्स, ठीक है. रुको, यहाँ पे हम लिखेंगे स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे इतना टाइम लग गया. देखो यार, इंडिपेंडेंस डे पे हर स्टेट ने अपनी स्कीम्स बताई हैं, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स बताई हैं, तो मैं तो करवाऊंगी, ठीक है. अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें सेशन देखना है नहीं देखना, ठीक है ना. मैं तो अपनी तरफ से जो मुझे पढ़ाना है मैं वो पढ़ाऊंगी, ठीक है ना. और जो मेरे बच्चे हैं जिनको पता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, वो तो देखेंगे, ठीक है. क्योंकि फिर कमेंट्स में तुम कहते हो अरे इतना टाइम लग गया, तो अगर जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवाऊंगी, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करी है, सेंटर प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर चीपर यूरिया, ठीक है. चीपर यूरिया के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं. ₹3,000 वर्थ बैग ऑफ यूरिया फॉर ₹300, ये कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड स्कीम क्या है यहाँ पर, मुद्रा योजना, ठीक है. मुद्रा योजना में क्या हो रहा है, मुद्रा योजना के अंदर सेल्फ प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड opportunities for self-employment, businesses and ventures for the youth of the country. ठीक है, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, ठीक है, फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, बट इट हैव स्टार्टेड, ठीक है ना. सो यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए ये है, ठीक है ना. क्या प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का वेंचर यूथ ऑफ द कंट्री के लिए ये है मुद्रा योजना, ठीक है. बस बेसिक इतना ही पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं. फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऐप. देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की बात हुई है. सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने बहुत और ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि सेमीकंडक्टर्स में क्या चल रहा है. वो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है. अगर आगे भी हमें फॉर श्योर कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहेंगे. माइक्रोन आ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है ना. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं. तो इसके अंदर मुझे एक बार एप्लीकेशन के बारे में मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है. एप्लीकेशन, इसके ऐप के बारे में ऑनलाइन कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा. ई नाम पोर्टल वाया और मोबाइल ऐप और फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ ई नाम मंडी. तो इसके बारे में सर्च करेंगे, आप भी करना, मैं भी सर्च करूँगी, ठीक है ना. ये किस बारे में है, ओके. अभी मुझे मिल नहीं रहा है जल्दी में. मोदी लॉर्ड्स हेल्थ वर्कर्स फॉर देयर एफर्ट्स ड्यूरिंग कोविड, ठीक है. हेल्थ वर्कर्स जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आशा वर्कर्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी वैक्सीन पहुंचाने में. द पीएम ऑल्सो सेड दैट जन औषधि केंद्र. अब देखिए दोबारा से स्कीम आ गई, इसी का पार्ट बना लो. ये हमने फोर्थ ये लिख दिया, थर्ड लिख दिया ना, फोर्थ लिख दो. फोर्थ यहाँ पे लिख दो, जन औषधि केंद्र have given new strength to the middle class by offering cumulative saving on the tune of ₹20,000 crore and promise to expand network from the current 10,000 to 25,000 kendras. Noting efforts to provide universal health coverage, government has invested 70,000 crore in Ayushman Bharat scheme.
अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है ना, ये क्या है? इट इज अ कैंपेन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन विच वाज रिवैम्प्ड एज पीएम बीजेपी इन 2015-16, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, कुछ और था, जन औषधि कैंपेन था इसका नाम, फिर इसका कर दिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, अंडर, यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जिसको क्या बोला, पीएम बीजेपी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहे हैं इसके अंदर, व्हाट आर दे डूइंग, द एक्सटेंड टू द कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सो एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर on medicine, thereby redefine the unit cost of treatment per person, to create awareness about generic medicine through education and publicity so that quality is not synonymous with on only high price. Also called Jan Aushadhi Kendra, these were set up across the country under which to provide generic drugs. अब ये क्या है, केंद्रास प्रोवाइड, केंद्रास, ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एजुकेशन अबाउट जेनरिक मेडिसिन, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। एजुकेशन अबाउट जेनरिक मेडिसिन एंड क्वालिटी, टू एक्सटेंड द क्वालिटी कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनरिक सो एज टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है। प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन बेसिकली, ठीक है, प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन, और ये जो केंद्र है ये क्या प्रोवाइड, ये तो कर ही रहा है, ठीक है ना, प्रोवाइड जेनरिक ड्रग्स, ठीक है, प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड जेनरिक ड्रग्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स आर मार्केटेड अंडर अ नॉन प्रोप्राइटरी अप्रूव नेम रादर देन द ब्रांड नेम, दीज आर इक्वली इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू देयर काउंटरपार्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, देखिए कोई डिजीज है, ठीक है, देयर इज अ डिजीज, XYZ ने उसकी मेडिसिन बना ली, ठीक है, XYZ ने मेडिसिन बना ली, XYZ ने ABC नाम की मेडिसिन बना ली, ये D क्या है, बीमारी, ये डिजीज है, XYZ कंपनी है, ABC मेडिसिन है, ठीक है। और चलो इसके ऊपर इनका राइट हो गया, ठीक है, राइट हो गया क्योंकि इन्होंने क्या किया, पैसा खर्च किया, ठीक है, मनी, रिसर्च पे पैसा खर्च किया, ठीक है, बहुत सारा टाइम लगाया, तो उसकी वैल्यू जो है उसकी, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, वो राइट ले लेंगे कि फॉर सो मैनी ईयर्स, फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स जो है यही इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर जिसको वो लाइसेंस देंगे मैन्युफैक्चर करने का वो ही मैन्युफैक्चर करेंगे और कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ठीक है। अब जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वे ले लेते हैं मेडिसिन, खोलते हैं उसको कि क्या सॉल्ट है, और फिर बनती है सस्ती मेडिसिन जिसको कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब ये जेनरिक मेडिसिन जो है गवर्नमेंट ये औषधि केंद्र में प्रोवाइड कर रही है, जिसमें लोगों के ऑब्वियसली पैसों की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। इनका ऐप भी है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो, बिकॉज मैं भी बाय करती हूँ और सच में बहुत सस्ती होती हैं। SC plans expansion of infra e-courts to offer national link। अब यहाँ पे e-courts का स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फेज 3 ऑफ द e-courts प्रोजेक्ट सीक्स टू revolutionize the working of courts in India by interlinking all of countries courts across the country। तो यहाँ पे फेज 3, एक मिनट रुको, ठीक है, फेज 3 के अंदर क्या कर रहे हैं, फेज 3 ऑफ ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट क्या कि मतलब यार कोर्ट इंटरनेट ऑनलाइन डिजिटाइज कर रहे हैं उसको, ई कोर्ट क्या है, डिजिटाइज करना चीज़ों को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं ये डिजिटाइजेशन में, सीक्स रेवोल्यूशन वर्किंग ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल कोर्ट्स अक्रॉस the country, paperless court, digitization of records and setting up advanced e-seva kendras, digitization of records and setting up advanced e-seva kendras in court
complexes. ठीक है. Technology is also being used by top court to make it premises and services disabled friendly. The court has operationalized screen readable website and case files to remove the barriers faced. तो ठीक है, यहाँ पर phase 3 of e-courts project सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और ओवरऑल कोर्ट्स जो हैं उनको कनेक्टिविटी, उनमें इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, मे बी जो एक लोअर कोर्ट में ऑर्डर आया है वो कोई भी कोर्ट निकाल के देख सकता है उसी टाइम पर. ठीक है, या और भी कुछ है कि कौन सी स्टेज पे है, क्या है, वो पता चलेगा, बट हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए. ठीक है, ई कोर्ट के डिजिटाइज 9,423 सुप्रीम कोर्ट verdicts translated into regional languages. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said on Tuesday that the Supreme Court has translated 9,423 of its judgment from English to 14 regional languages. 4 of the judgment has even been translated to Nepali. The highest number of judgments have been translated to Hindi, followed by Tamil, Gujarati. तो ये हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट translation project began in 2019 so that its judgments could be read and understood by the public in their native regional language. The project started during the tenure of Chief Justice Ranjan Gogoi, now retired in the mid-2019. Justice Gogoi has given the credit to his successor and then number 2 judge, Justice S.A. Bobde, of first mooting the idea of translating the court judgment to regional languages. Justice Bobde continued the effort during his tenure. तो बता रहे हैं कि जो भी Chief Justice है, the projects includes translating judgments and providing summary of the court's verdict. तो ये अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे 9,4, एक मिनट को इसको थोड़ा पतला कर लूँ मैं, 9,423 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स मतलब जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल लैंग्वेजेस इंडिया की तमिल, मराठी, ये सब. ठीक है ना, वैसे तो इंग्लिश है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. ठीक है, पर रीजनल लैंग्वेज में करा क्यों, इनका जो प्रोजेक्ट है ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, ये लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट्स ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट began in 2019. ठीक है, पर्पस का so that judgments could be read and understood by the public in native regional languages. जो उनकी नेटिव रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें वो समझ सकें. ठीक है, इंग्लिश तो बहुत लोगों को नहीं आती इंडिया में. ठीक है, बहुत सारे देशों में नहीं आती यार, हम तो ऐसी बवाल बना के बैठे हैं. ठीक है, बहुत सारे देशों में नहीं आती है, होती मतलब नहीं आती है उनको इंग्लिश, और वो बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि नहीं आती, हमें अपनी भाषा बोलनी आती है. हम लोग कहते हैं अगर हमें अपनी भाषा बोलनी आती है, हम कहते हैं अरे इसको इंग्लिश नहीं आती है तो नालायक है. नहीं, ठीक है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. तो ये कर रहे हैं. 2019 में इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अभी तक इतनी कर चुके हैं ट्रांसलेट. इंडिया चाइना अग्री टू रिजॉल्व रिनेमिंग इश्यूज. इनकी 19th राउंड ऑफ इंडियन चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई है. तो पहली बार वो कह रहे हैं कि थोड़ा डायलॉग में लगा कि हाँ यार जो हमारे इश्यूज हैं चाइना और इंडिया के वो रिजॉल्व हो सकते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़. ठीक है, इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल चार्जेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं कि 2020 में ये क्या चाहते थे कि जो इलेक्शंस का रिजल्ट है, ठीक है, वो इन्होंने बोला कि गलत है, ओवरटर्न करने की कोशिश करी इलेक्शन के रिजल्ट्स को. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार. म्यांमार अरेस्ट नियरली 150 फ्लीइंग रोहिंग्या मेंबर्स. अब यार बहुत दिन हो गए हमने रोहिंग्या के बारे में नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो रोहिंग्या है कौन. ठीक है, रोहिंग्या सबसे पहले तो इनके स्पेलिंग. तो रोहिंग्या जो है एक कम्युनिटी है विच इज फ्रॉम म्यांमार एंड दे आर मुस्लिम्स. ठीक है, म्यांमार फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम्स हैं. ठीक है, एंड क्या कर रहे हैं, रनिंग. ठीक है, परसिक्यूशन. ठीक है, और ये क्या है, द मिलिट्री लॉन्च क्रैकडाउन ऑन रोहिंग्या इन 2017. मिलिट्री लॉन्च्ड crackdown on Rohingya in 2017. ठीक है ना, moved to
बांग्लादेश एंड इंडिया ऑल्सो, इन्होंने लिखा नहीं है, बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो इंडिया में भी सेटल्ड हैं, ठीक है, और इंडोनेशिया और यहाँ पर, तो बेसिकली वहाँ पे वे प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं कि मार देते हैं इनको, ठीक है। नेमार मूव्स टू अल हिलाल फॉर रिकॉर्ड सऊदी लीग फीस। नेमार बिकेम द लेटेस्ट फुटबॉलर टू टेक द रिचेस ऑन ऑफर from Saudi Pro League, completing a move to Al Hilal on Tuesday after 6 seasons at Paris Saint-Germain. The clubs reached an agreement on transfer of the Brazil forward for reported $98 million. ये तो बहुत ही फेमस है, लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम रोनाल्डो का था तो बहुत क्वेश्चंस आए थे। नेमार जॉइंस अल हिलाल, ठीक है, सऊदी क्लब, कितने में? फॉर $98 million, ठीक है। चलिए, संजय सेल्वामानी makes his way into history books. Why? Sanjay Selvamani made history as the first ever Indian to claim a heat win in World Surf League event at Tamil Nadu International Surf Open (WSL) qualifying series. Hailing from nearby Kovalam, Selvani has had plenty of experience surfing at Mahabalipuram, and it showed as he picked off a number of long right-hand runners to take the heat win in only his second QS event experience. हीट मतलब अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी सिर्फ चूज कर रहे हैं कि कौन कौन फाइनल की रेस में जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा लिख लेते हैं, संजय सेल्वामानी becomes first ever Indian to claim a heat win in a World Surf League event at Tamil Nadu। ठीक है जी, सो दीज वर द नोट्स फॉर द डे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स ऐसे हैं बिल्कुल बढ़िया, यू कैन बाय देम फॉर ₹100 पर मंथ। loggery.in पर ये अवेलेबल है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं वो भी loggery.in पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन पे ऑफर चल रहा है, दे आर फॉर ₹250, वैसे वो 300 के। एजुगिरी 50 का कोड लगाइए और मई और जून के ले लीजिए। जून के जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो आपके इस वीक में फॉर श्योर आ जाएंगे। 6 to 8 आवर्स में आपकी पूरी की पूरी मंथ की करंट अफेयर्स कवर हो जाती है। करंट अफेयर्स MCQs, दीज आर प्रैक्टिस टेस्ट फॉर करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ₹200 के हैं ये, और आप जो क्वेश्चंस हैं वो रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।